संविधान के विकास की कड़ी में मैंने बताया भी था कि आपको ऐसी पीढ़ी के दृष्टि से हम लोग 71वीं तैयारी में जुटे हैं। कोई 72वीं में देगा तो उसके लिए यही चीज़ काम आएगा। कुछ करंट बदल जाएगा, ये अलग चीज़ है, लेकिन मोर और लेस यही रहेगा। आपको मैं प्रतिदिन बताया कि कुल 9 चैप्टर 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 10वां रीजनिंग भी लगा लीजिए, जो मानसिक खेल है, ठीक है कि नहीं। और आपके टेस्ट में 4 क्वेश्चन कम मैथ कम रीजनिंग भी देंगे, तो ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, मिसलेनियस, बड़ी महत्ता। हिस्ट्री की काफ़ी महत्ता है। 35 को आसपास की कर लीजिएगा तो बिहार विशेष बता दीजिए तो 35 को नहीं जाते हैं। ज्योग्राफी मोर और लेस 17 से 20 नहीं जाते हैं। और यदि आप बायोलॉजी केमिस्ट्री तो 20 के आसपास ये भी। करेंट मतलब आप इतना भी यदि किसी के साथ बना लेते हैं तो भी आपकी चयन हो जाए बिहार विशेष कर्म को। जो संविधान नहीं भी पढ़ते हैं, संविधान से 12 से 15 क्वेश्चन, लेकिन संविधान मुख्य परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण 100 6 दो पेपर हैं, जीएस और भाग है। ऑप्शनल है लेकिन पास मार्क करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पैटर्न समाप्त हो चुका है। और इसी कड़ी में आपको बताया कि 100 अंक के ध्यान से है। और संविधान में उन्हीं को स्पर्श किया जाता है कमीशन, जो करेंट से जुड़े। अभी जैसे एक याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से 70वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य और या सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम के द्वारा जजेस जाती है, सबसे जुड़े हुए प्रश्न अखिल भारतीय न्याय के संदर्भ में पक्ष विपक्ष, धर्म के आधार पर आरक्षण काफी वाद विवाद है, समान नागरिक संहिता को लेकर वाद विवाद। ऐसे क्वेश्चन आपके दृष्टि समान नागरिक संहिता का संबंध 40। कौन सा राज्य है जिसने लागू पहले किया? गोवा। अब कौन सा राज्य है जो विधानमंडल के माध्यम से आजादी के बाद लागू करा? उत्तराखंड। कौन सी समिति के द्वारा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की से उस यात्रा की गई? तो ये सब तो तथ्य, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। कोई भी कमीशन कंप्लीट करने लायक छात्र अपने आप इसको जान जाए। जैसे करंट आपने पढ़ा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कुवैत की यात्रा पे हैं, आज कल पहुंच चुके हैं। 43 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यात्रा। और विश्व का सबसे एक कुवैती दिनार 200 रुपये बरोबर होता है। याद रखिएगा कि वहाँ गए, रामायण और महाभारत अरबी अनुवाद दिया गया। अरबी अनुवाद किस? अब्दुल्ला अल। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके समाचार पत्रों आज के समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अभी है कमीशन में होकर काम नहीं होता। कमीशन में हमेशा क्या होता है? जागृत रहना। और आप जितना जागृत रहेंगे उतना आपके लिए आसान है कि नहीं। जितना पेपर टच में रहेंगे, पेपर का आत्मसात करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर हो। कड़ी में हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग पॉलिटी से बात की है राज व्यवस्था से शुरुआत। मैंने सबसे पहले बताया कि राज व्यवस्था 2 शब्द से मिलकर बना है। सिटी के दृष्टि से 12 से 15 को 2 शब्दों के मिल से बना है। एक है राज्य व्यवस्था। राज्य क्या है? राज्य एक संगठित शासन की इकाई है। प्रारंभिक का उदाहरण मैकियावेली ने द प्रिंस के लेखक, जिसकी तुलना भारतीय कौटिल्य से की जाती है। उसकी किताब अर्थशास्त्र जो राजनीतिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो केंद्रीय विषय वस्तु है क्या है? पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। उसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। कड़ी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकियावेली के बाद मैक्स वेबर थे, जो जर्मन समाजशास्त्र और जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया। इस देश में ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जितना स्ट्रांग है, देश में डेवलपमेंट उतना अधिक है, देश में सिविल वार की संभावना उतना। यदि आप ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस की तो आप अफ्रीका में देखिए कि ग्रीक
कई देश आपस में या आपस में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन बहुत अधिक होता है, तो स्वाभाविक है कि नौकरशाही क्या है, कमजोर। हम लोग के यहाँ विरासत में हम लोग को मजबूत नौकरशाही। तो ब्रिटिश काल में हम सेम कहते थे, सिविल सेम। पहले आईसीएस होते थे, सारा सेंट्रलाइज, यहाँ तक कि कई राज्यों के मंत्री, कई मंत्री आईएएस से बातचीत करने में, क्योंकि आईएएस उसको संग्रह करके रखने वाला ज्ञाता होता है। और स्वाभाविक है कि जब कह देंगे आप स्वयं जनहित की जगह जो कानून हित है पर काम करें। तो मैंने आपको बताया कि राज्य का जो ये विकास का जो मॉडल है उसमें नौकरशाही, और नौकरशाही में मैक्स वेबर का एक महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में फिर आप जानिए कि राज्य के आवश्यक तत्व चार हैं। चार कौन कौन से भाग है? जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता। सभी तत्व अनिवार्य है, लेकिन संप्रभुता सबसे। बोडीन, जॉन बोडीन ने इस अवधारणा को दिया था, संप्रभुता की अवधारणा को दिया था, जिसका अर्थ होता है कि और बाहर है, किसी प्रकार का वह हस्तक्षेप नहीं करता, वो स्वतंत्र है, अपनी नीतियां बनाने में स्वतंत्र है। हालांकि की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किया 2015 में, और उसके माध्यम से अगले 15 साल में हमें उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना, जिसपे जीरो हंगर है, जीरो लिटरेसी, ड्रिंकिंग वाटर है, डिफरेंट। और मैं कहता भी हूँ कि टिप्स यहाँ पर याद रखना, बटन दाबे यह नहीं कि आंगू कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुख्य बिंदु क्या चाहिए। मुख्य बिंदु यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य को पहले आप देखें आराम से। फिर मैंने व्यवस्था की बात की, और व्यवस्था की कड़ी में मैं संविधान की बात की, क्योंकि व्यवस्था कौन बनाया? संविधान ने बनाया। और संविधान के क्रम में हमने संविधानवाद की भी चर्चा की कि संविधान के अनुसार जो शासन चले उसको संविधानवाद कहते हैं, विधि के अनुसार शासन चले उसको संविधानवाद कहते हैं। हम लोग सुधार करते हैं, हम लोग संशोधन के माध्यम से अमेंडमेंट लाने का, रिफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी संविधान के दायरे में ही है। हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है जो साउथ अफ्रीका से ली गई है, स्वाभाविक रूप से वो भी संविधान के दायरे में ही हमने स्वयं उसको एडॉप्ट किया है। और आज जाकर 129 अभी वन इलेक्शन वन नेशन से जुड़ा हुआ 129वां संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी एक आध दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है अमेंडमेंट में। हालांकि इस बार तो पूछा तो बहुत पुराना पुराना पूछा, और जिसको कई कई बार आपकी कॉपी से लेकर और परीक्षा से लेकर और बातचीत में बोलते ही रहते हैं। एक है 91 संविधान संशोधन 91, जिसका संबंध है मंत्रिपरिषद के गठन से, और जिसमें कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा में 15% है, उसका 15% ही मंत्री हो सकते। मंत्री की कैटेगराइजेशन करिएगा तो देखिएगा, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, कुल में आ जाइए। यह भी याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में वन प्रजावन मंत्री भारत सरकार में कौन है? भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने आज ही जारी किया है। तो ध्यान रखिए, हर चीजें लिखने से नहीं होगा। मैं कहता भी हूँ कि कमीशन में आपको आपकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प होनी, एक बार में याद रहता है, बरसों तक याद रहता है, तो आप आईएएस के योग्य हैं। फिर किसी सेवा की तैयारी मत की, परसेप्शन डेवलप है, राइटिंग एबिलिटी मतलब एक्सटेम्पोर अप्रोच में आप लिख सकते हैं, तो आप में यदि इस तरह की क्षमता है तो फिर अन्य सेवा की तैयारी की कोई जरूरत ही नहीं, आज नहीं तो कल हो जाए। और दूसरा, यदि 2 से 3 बार में होता है तो फिर आप स्टेट पीसीएस के योग्य। तो यदि आप इस दायरे में हैं तो निश्चित आपको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग संविधान को देख रहे थे, और संविधान की कड़ी में मैंने बताया कि संविधान का लिखित अलिखित दोनों विकास हुआ। सबसे पहले अलिखित विकास हुआ ब्रिटेन में। अलिखित का मतलब है कि ऐसा संविधान जो संविधान सभा ने नहीं बनाया। और आपकी जानकारी में है कि भारत में संविधान सभा ने संविधान को बनाया है, और जिसकी चर्चा सबसे पहले किसमें था? कैबिनेट मिशन योजना में थी। कब आया था? कितने तारीख को? कौन जी? हम पूछ रहे हैं कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1940 को। अपनी रिपोर्ट कब दी थी?
कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 16 मई 1946 को। 3 सदस्य थे, तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के ही। अध्यक्ष कौन थे? कौन जी? अध्यक्ष कौन? लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस। अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये दोनों सदस्य थे। तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के ही सदस्य थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन भी कहा। और याद रखिए कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बने, यह मांग राष्ट्रीय आंदोलनकारी कौन थे जिन्होंने सबसे पहले उठाई? का नाम था बाल गंगाधर तिलक। का क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। खैर सबकी चर्चा होगी, पहले तो आप यह जानिए कि कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, कुल में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत का संविधान लिखित संविधान, संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है कि नहीं? अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, संविधान सभा ने बनाया है। और सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का ही है। भारत और अमेरिका के संविधान में एक बेसिक अंतर है कि भारत का संविधान सबसे लंबा है और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, ठीक है कि नहीं? भारत में संसदीय प्रणाली है जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, और अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय की भूमिका क्या है? अत्यधिक सक्रिय है और काफी शक्तिशाली भी है। जैसे ब्रिटेन में संसद शक्तिशाली है, तो अमेरिका में न्यायपालिका। हम लोगों, चूंकि हम लोग बुद्ध के देश हैं, तो हम लोगों ने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है। न तो हमारे यहाँ संसद संप्रभु है, न न्यायालय सर्वोच्च है। यहाँ सर्वोच्च है तो एक किताब सर्वोच्च है जिसका नाम है भारतीय संविधान। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। कि व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस कक्षा में बताई, और फिर मैंने कहा कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो आप 2 चरणों में देखें। पहला चरण था, वो था 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, और दूसरा चरण है 1858 से 1947 ईस्वी तक। जो पहला चरण 1600 से 1857 तक है, 1600 में कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के करीब में 15 वर्षीय चार्टर महारानी एलिजाबेथ का, और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति के आलोक में पलासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764, उससे दीवानी अधिकार 1765 में मिला। दीवानी का अधिकार का मतलब है राजस्व वसूलने का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। 1772 तक द्वैत शासन क्लाइव के द्वारा। इसी कड़ी में क्लाइव साहब 1767 में वापस भी दूसरी बार जब आते हैं तो चले जाते हैं। 1772 के बाद उस पर नियंत्रण रखना शुरू किया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। पहला एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। 3 महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। एक, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तीसरा, तीसरा तो हाँ, केंद्रीय शासन की स्थापना। वेरी पढ़ता है, ठीक है, कितना नंबर लाए? वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? केंद्रीय शासन की स्थापना, उसकी नींव पड़ती है किसके ऊपर? किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर हमने नियंत्रण करना शुरू किया। इसी क्रम में फिर संशोधन होते हैं 1781 में। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। याद रखिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ थे। 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट थे। उन्हीं के नाम पे पिट पिट्स अधिनियम 1784 लाया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 भागों में बटा। पूरी शासन पद्धति, एक राजनीतिक, दूसरा व्यापारिक। व्यापारिक का नियंत्रण करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और राजनीति का था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यीय। फिर इस दोनों को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम, लेकिन तत्काल तो ये जारी रहा। इसी क्रम में फिर आपने 1786 देखा, गवर्नर जनरल जो थे वो चीफ कमांडर हो गए, कि कमांडर इन चीफ। इसी क्रम में फिर आपने देखा 1700 पहला चार्टर एक्ट, व्यापारिक अधिनियम 1793। कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार, व्यापार का विस्तार 20 वर्षों की। फिर आया 1813। 3 महत्वपूर्ण बिंदु। एक, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़कर। दूसरा, शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा, ईसाई धर्म प्रचारक को प्रचार करने की छूट दी गई, ठीक है कि नहीं? ये सारी बातें काफी महत्वपूर्ण है। फिर मेरे द्वारा ये बताया गया 1833 का चार्टर है,
जिसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध। बंगाल का जीजी, भारत का जीजी गवर्नर जनरल बेंटिंग पहले भारत के जीजी। याद रखिएगा कि भारत में बेंटिंग रेडिकलिस्ट गवर्नर जनरल थे। रेडिकलिस्ट का अर्थ होता है रिफॉर्म करता है सोसाइटी में, कल्चर में, इकोनॉमी में। इन्होंने इकोनॉमी में तो ऐसा बहुत बदलाव नहीं किया, सोसाइटी में बहुत बदलाव किया। सोशल रिफॉर्म के कहाँ जाने हैं। इसी के समय सती प्रथा अधिनियम आया था, रेगुलेशन 17। और इसी के समय दास प्रथा उन्मूलन के लिए भी कानून बना, जिसको रेगुलेशन 5 एलन बरो 1843 में पूर्ण रूप से उन्मूलित। तो सोशल बिंदु पे, सोशल पॉइंट पे जो चेंज लाया उसको हम लोग रेडिकलिस्ट के, कभी कभी इस तरह के वर्ड्स भी आपको दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो दे देगा कर्जन, गिट्टन, बेंटिंग, ठीक है कि नहीं, रिप्पन। अब तो बीपीएससी में एक चॉइस और भी आता है, हालांकि अब हटा दिया है, इनमें से एक से अधिक, ठीक है कि नहीं, लेकिन बीपीएससी है, फिर किसी साल शुरू कर देगा, इनमें से एक से अधिक। रिप्पन भी रिफॉर्मिस्ट था और बेंटिंग भी क्या था, रिफॉर्मिस्ट। उन चीजों को जानिए। डलहौजी रिफॉर्मिस्ट नहीं था, डलहौजी डेवलपमेंटिस्ट था, उन्हें विकासवादी था। वो उसके समय में जितना विकास हुआ, कहा भी जाता है कि ब्रिटिश काल में, आधुनिक ब्रिटिश काल का निर्माता किसको कहा जाता है, भारत, तो डलहौजी को। उसी के समय में रेल लाइन वगैरह सब आया था, लोअर बर्मा का एनेक्सेशन भी हुआ था। और याद रखिए कि 1935 के एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में यह प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। और यह भी याद रखिए कि अभी हाल के दिनों में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं अगले वर्ष भी, कि म्यांमार का एक बंदरगाह है जिस पर भारत को अधिकार दिया गया, और उसका नाम है सितबे बंदरगाह। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग हैं 1833 के चार्टर एक्ट को आपने देखा। दास प्रथा को विधि के विरुद्ध माना गया। एक विधि सदस्य की भी स्थापना हुई, मेकाले जो फादर ऑफ आईपीसी माने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पॉलिसी मानी जाती है, उनके विषय में बहुत सारी बातें हैं। इसी कड़ी में पहला जो सिविल सेवा समिति बनी वो भी मेकाले की अध्यक्षता में ही बनी। और याद रखिए कि अब तो खैर आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह एक हो गया, अब नया आपराधिक कानून आया 1 जुलाई 2024 से, उसे लागू कर दिया। अब तो 2024 में बीतने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ये नहीं कह सकता हूँ कुछ दिन शेष बचे हैं, नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है। मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1833 का एक्ट क्या आया, 1853 का एक्ट। 1853 का जो एक्ट है वो ओपन कंपटीशन के लिए जाना जाता है। पहले जो नियुक्ति होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होते थे वही आपस में अपने भाई भतीजा पूरे खानदान में से किसी बेरोजगार व्यक्ति को सम्मिलित कर लेते, लेकिन इस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर दी, क्योंकि बरसों से ब्रिटिश युवा इसकी मांग भी कर रहे थे कि हमें भी भारत में जाकर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो। और इसी कड़ी में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई, ठीक है। और कालांतर में पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जिनका चयन हुआ था। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें हमने कल की कक्षा में की थी। कुछ विटामिन वगैरह के विषय में भी, विटामिन फैक्ट के विषय में भी जानकारी दी, विशेषकर जेपीसी, विशेषकर 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इत्यादि के विषय में जानकारी दी। अब हम लोग चलते हैं संविधान के विकास का भाग 2, और भाग 2 है 1858 से 1947। संविधान की विकास भाग 2, 1858 से 1947 तक, ठीक है। दिखने में छोटा लगता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। इसका एक लैंडमार्क पॉइंट है और वो है 1857। और 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। लिखना नहीं है, सुनना है। बीडी सावरकर के शब्दों में, बीडी सावरकर के शब्दों में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बीडी सावरकर के शब्दों में पहला स्वतंत्रता
संग्राम कहा गया। बीडी सावरकर एयरपोर्ट भी अंडमान निकोबार में, और इनको लंबे काल तक अंडमान निकोबार के सेलर जेल में रखा गया। काला पानी की सजा पहले दी जाती थी तो भारत में अंडमान भेज दिया जाता, अब बिहार में दी जाती थी तो पूर्णिया भेज दिया जाता। आज दोनों क्षेत्र जाके देखोगे तो पर्यटन के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हर बिहार का अधिकारी ये चाहता है कि मेरा एक बार पोस्टिंग पूर्णिया, और देश के स्तर पे चाहता है कि एक बार अंडमान निकोबार में हो जाए। और अभी अंडमान निकोबार इसलिए भी चर्चा में आया कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान के अधिकार को, और जो बीपीएससी में पूछा भी था, और 10 बार तो कम से कम मैंने रटवाया था। और याद रखिएगा कि उसी रिफॉर्म की कड़ी में जो 40% दिव्यांग है और जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता थे, तो घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में, ठीक है कि नहीं। यही 2-3 तो रिफॉर्म 18वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए थे। और इस तरह के तथ्यों को यदि आप पेपर से लेकर, न्यूज चैनल से लेकर, क्लास से लेकर, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज होता है रोज, कहते हैं 25-50-100 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। रिलेवेंट क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन कभी मत बनाइए, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सोमपेन जनजाति की एवरेज आयु क्या है, ये जान के क्या करोगे फालतू का। सोमपेन जनजाति जानते हो कि कहाँ है, किस प्रजाति का है। सोमपेन जानती जानते हो कि हाल में क्यों चर्चा में रहा, इतना जान गए तो कम है क्या। ये जान रहे हो कि एवरेज लाइफ सोमपेन जनजाति का क्या है। ये इरोटिक प्रश्न है, विचार के प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों पर कभी ध्यानवान, रेलिवेंट तथ्यों पे हमेशा ध्यान दो, जो बराबर कहते भी हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मैंने बताया कि ये लैंडमार्क है, और इसी के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया। और वो कंपनी के शासन के अंत करने के लिए एक नियम, एक एक्ट आया जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। अरे यार, चाय आया था मैं। कोल्ड टी, कोल्ड कॉफी पी। हाँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। इसको याद करके लाइए, इसको याद कीजिएगा कि पहली बार भारत सरकार अधिनियम कब आया था, तो 1858 में आया था। इस भारत सरकार अधिनियम में 4-5 महत्वपूर्ण, पहला क्या है, कंपनी के शासन का अंत। कंपनी मतलब कंपनी के शासन का शासन अंत। अब ब्रिटिश क्राउन की शक्ति, सारी शक्ति किस में चली गई, ब्रिटिश क्राउन में चली गई। और इसकी सहायता के लिए एक भारत सचिव के पद का, और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाया गया। और ये किसके प्रति जवाबदेह था, ये ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। और याद रखिए, ये ब्रिटिश संसद का ही समान रूप से क्या होता था, सदस्य होता था। पहले भारत सचिव कौन थे, वुड, ठीक है कि नहीं। ये आधुनिक शिक्षा के मैग्ना कार्टा भी इन्होंने ही दिया था, वुड डिस्पैच, जिसे आप याद रखेंगे। रुक जाइए, लिखा रहे, लिखा एक एक चीज बिना लिखा है। मेरा घर ही यही है कि नीचे ऊपर जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वो सब मेरा है, हमारा है। मेरा नहीं, हमारा, हमारा में तुम लोग क्या जाते, तुम सबका है, ठीक है कि नहीं। कहते हैं गांव घर में जब जाओगे, नया कुटुंब जो होता है प्रभावित करने के लिए क्या करता है, तो ले जाता है, ठीक है कि नहीं। कहता है कुटुंब देखे छी जहां तक अहाँ के नजर जाई छे सब खेत अपन, दूसरों का खेत दिखा देता है, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से मैंने कहा कि जहां तक ऊपर नीचे तुम्हारी नजर जा रही है, यहाँ से वहां तक सब क्या है, सब अपना है, सब हमारा है। हमारा में मेरा और तुम्हारा मिले सुर, मेरा और तुम्हारा। ये आ जाइए। फिलहाल तो है जैसा कि मैंने कहा वुड, और वुड को हम लोग जानते हैं एक डिस्पैच के कारण, और जिसको आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। पढ़िएगा,
इतिहास में पढ़ने का अवसर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि अब जीजी का पद चेंज हो गया, अब वायसराय कहते थे, ठीक है। अब जीजी के जगह जीजी मतलब गवर्नर जनरल, अब वायसराय करने लगे। केनिंग फर्स्ट वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय। केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय। केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय थे। ये तीन तथ्य तो पहले लिख लेना, ठीक है कि नहीं। और चौथा तथ्य क्या था जो अभी बताए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। दोनों शक्ति कहाँ चला गया, भारत सचिव। ये दोनों शक्ति कहाँ चला गया, भारत सचिव में। मतलब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों शक्ति किसमें निहित हो गए, भारत सचिव में निहित हो गए। तो ये दोनों समाप्त हो गया। ये यही 4-5 ऐसे प्रोविजंस है जिसको आपको याद। और इसकी घोषणा कहाँ हुई, इलाहाबाद में हुई। किसने किया, केनिंग ने किया। कब किया, 1 नवंबर 1858 को किया। इसलिए इसको महारानी की घोषणा भी कहते हैं, और साथ में नवंबर की घोषणा भी कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि महारानी की घोषणा कहाँ हुई, तो महारानी की घोषणा पटना में हुई, दरभंगा में हुई, इलाहाबाद में हुई, कलकत्ता में हुई, दिल्ली में हुई। कहाँ हुई, इलाहाबाद में हुई। साधारणतः जब आप याद नहीं रखिएगा तो आपको दिमाग काम ही नहीं करेगा कि कहाँ पे था, दिल्ली था या कलकत्ता था। फिर दिमाग काम करेगा आपका कि दिल्ली में उस समय तक तो कैपिटल ट्रांसफर हुआ नहीं था। कैपिटल ट्रांसफर तो 1912 में हुआ, 1911 में कैपिटल ट्रांसफर की घोषणा हुई थी, ठीक है कि नहीं, हार्डिंग के समय में। लेकिन गया कब, 12 में। तो उस समय नहीं था। तो अंत में आप कंफर्म हो जाइएगा, अब पीठी थपथपा लीजिएगा, कलकत्ता पे मारकर खुश हो जाइएगा, जैसे मुर्गी पे तोप छोड़ देते, ठीक है कि नहीं। मुर्गी पर तोप छोड़कर आप जैसे खुश होते हैं, उसी तरह से कलकत्ता पे टिक लगा गए। इतना हल्का क्वेश्चन था ना, अच्छा था कहाँ पे घोषणा। तो कलकत्ता कैपिटल अपना लॉजिक लगा दिए, क्या किया, अपना लॉजिक भी लगा दिए, ठीक है कि नहीं। जबकि इलाहाबाद को छोड़ दिए, इसलिए याद करके इलाहाबाद रखिएगा। किसको याद करके रखिएगा, अब ये जितनी बात हमने गप दिया है, गप दिया, तो इन सब बात को अब उनका हाथ नोच रहा है, तब लिखना शुरू। अब अभी से तो 3 घंटा तक लिखिएगा ही, लिखिए। पहला पहला लिखो, कंपनी के शासन का अंत हो, कंपनी के शासन का अंत हो। हाँ, कंपनी के शासन का अंत हो गया और शासन सीधे अधीन चला गया, और शासन सीधे महारानी के अधीन चला गया। शासन सीधे महारानी के अधीन चला गया, ठीक है। शासन सीधे महारानी के अधीन चला गया, शासन सीधे महारानी के अधीन चला गया, ठीक है। शासन सीधे महारानी के अधीन चला गया। पॉइंट नंबर 2, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, क्योंकि वह ब्रिटिश भारत के ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। क्योंकि वह ब्रिटिश भारत के क्योंकि वह ब्रिटिश भारत के ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ब्रिटिश भारत के ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था, वायसराय। नोट, लॉर्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड केनिंग भारत के
अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन समाप्त हो, द्वैत शासन समाप्त। एक लाइन में भी लिख सकते हो, द्वैत शासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समाप्त, समाप्त। ये दोनों पावर किसमें चला गया? भारत सचिव में। लिखेंगे ये दोनों शक्ति नए पद भारत सचिव में निहित कर दी। भारत सचिव के पद का सृजन किस एक्ट से हुआ? लिखेंगे ये दोनों शक्ति भारत सचिव नामक नए पद में सृजित कर दी, भारत सचिव नामक नए पद में निहित कर दी गई। सृजित नहीं तो होता पद का, वो तो हो ही गया। भारत सचिव नामक नए पद में निहित कर दिया। भारत सचिव अंडरलाइन करो, भारत सचिव में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, ये जो भारत सचिव होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। वहां लिख देंगे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे, और ब्रिटिश संसद के प्रति ब्रिटिश संसद के प्रति कौन? भारत सचिव। किसके सदस्य थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। किसके प्रति जवाबदेह थे? ब्रिटिश संसद के प्रति, महारानी के प्रति नहीं। जब पूछेगा सत्य पर विचार करें तो वहां पे देगा, तो ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट को भुला जाइए और आप उल्टा पुल्टा बना दीजिए। तो संसद के प्रति जवाबदेह थे। किसके प्रति जवाबदेह थे? और याद रखिएगा, संपूर्ण भारतीय प्रशासन किसके नियंत्रण में था? भारत सचिव। वहां वायसराय नहीं थे, भी लिख देंगे संपूर्ण भारतीय प्रशासन भारत सचिव में निहित थे। संपूर्ण भारतीय प्रशासन, संपूर्ण भारतीय प्रशासन इसमें निहित थी, भारत सचिव में निहित थी, भारत सचिव में निहित थी। की सहायता के लिए, किसकी? हाँ, भारत सचिव की सहायता के लिए, सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद थी, 15 सदस्यीय एक परिषद थी। 15 सदस्यीय एक परिषद थी, 15 सदस्यीय एक परिषद थी। ठीक है, ये 4 बिंदु याद रखना। कौन से 4 बिंदु? जो सब बताए अभी, रानी ने बताए थे, इसी को क्या किया गया? लैंग्वेज दे दिया गया। तो याद रखिएगा। अब तथ्य है, नोट, पहले भारत सचिव नोट, पहले भारत सचिव उड़ थे, पहले भारत सचिव उड़ थे। जो आधुनिक शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी डिस्पैच दिया, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा का डिस्पैच दिया, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के मैग्ना कार्टा का भी, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के मैग्ना कार्टा का भी क्या दिया? डिस्पैच दिया। और याद रखिएगा, ये जो 1858 का एक्ट है, ये पीटी से के साथ साथ मेंस में भी काम देगा। 100 शब्द में पूछने में पूछता है, ठीक है कि नहीं?
और 100 शब्द आपके लिए काफ़ी है। इसी को थोड़ा प्लॉटिंग देना है और फिर उद्देश्य दे देना है। उद्देश्य क्या है, जो पढ़ें तो निचोड़ क्या निकाले, निचोड़ निकाले कि प्रशासन में सुधार के लिए यह एक्ट, प्रशासन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, प्रशासन के संचालन में बदलाव नहीं हुआ, केवल थोड़ा सा गेटअप सेटअप चेंज किया गया और सारी शक्ति एक जगह करने की कोशिश की गई, और था ब्रिटिश महारानी ब्रिटिश संसद में। ठीक है कि नहीं, यही काम हुआ। यदि आपने ये 4 बिंदु को पढ़कर समझा, कहते हैं ना कि कंप्रिहेंशन में कि इतना है 10 लाइन का, और उसका एक शब्द में आप एक टॉपिक देना होता है, क्या है टॉपिक, तो आप उसको समझिएगा तब ना टॉपिक देते हैं। बचपन में 8वां 9वां 10वां में संक्षेपण बनाते थे ना, इसका टॉपिक क्या हुआ, टॉपिक यह हुआ कि प्रशासनिक सुधार 1858, प्रशासनिक सुधार और 1858, तो ये इसका टॉपिक है। तो उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक सुधार करना, और प्रशासनिक सुधार ऊपरी स्तर पे हुआ, भीतरी स्तर पे संचालन के स्तर पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं ला गया, कुछ नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि कंपनी के शासन का अंत हो गया, सारी शक्ति ब्रिटिश महारानी क्राउन में चली गई, तो जीजी का नाम चेंज कर दिया गया और एक नया सेटअप बैठाया गया ऊपरी स्तर पे, वो था इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव का, और उसको सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद हमने दे दिया। वो भारत सचिव यहाँ का नहीं था, वो भारत सचिव ब्रिटेन का था, ब्रिटिश कैबिनेट का था, और ब्रिटिश संसद के प्रति, कैबिनेट का मतलब संसद का सदस्य था, और संसद के प्रति ही जिम्मेवार था, और साथ ही वो भारत में भी मुकदमा कर सकता था और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था। और साथ में ये भी था, यदि आप पुस्तक पढ़िएगा तो एक लाइन लिखा हुआ है, वो न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था, उस पर भी मुकदमा किया जा सकता। ठीक है कि नहीं, तो जब आईएएस की तैयारी कीजिएगा, पहले पीसीएस ऑफिसर हो जाइए, तब उस लाइन को ध्यान में रखिए। ठीक है कि नहीं, क्योंकि आईएएस के लिए तो फिर किताबी जो लक्ष्मीकांत और जो अन्य बेसिक किताबें हैं, उसका तो एक एक लाइन न केवल पढ़कर याद रखना है, बल्कि उसको समझ करके एक्सप्लेन भी करने की क्षमता जिस दिन डेवलप कर जाइएगा, दिन आईएएस। भारत का संविधान रेलवे का विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, भारत का संविधान पीसीएस ऑफिसर भी पढ़ते हैं, और भारत का संविधान उर्वी आईएएस ऑफिसर भी पढ़ते हैं। तीनों के पढ़ने के नजरिए में क्या होता है, अंतर होता है, और यही नजरिया जितना आपकी मैच्योरिटी लेवल पे जाएगी, उतना बड़ा अधिकारी आप बन, मूल बिंदु पे आ जाएगी। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया, और वो था 1858 का एक्ट। अभी 1858 के एक्ट की घोषणा हुई, महारानी की घोषणा, नवंबर की घोषणा, कहाँ, तो इलाहाबाद। तो सबको लिखेंगे ना, तो नोट में लिखिए, उपयुक्त घोषणा, उपयुक्त बिंदुओं की घोषणा, उपयुक्त बिंदुओं की घोषणा, उपयुक्त बिंदुओं की घोषणा, उपयुक्त बिंदुओं की घोषणा नवंबर 1858 में, नवंबर 1858 में, नवंबर 1858 में इलाहाबाद में केनिंग ने की, केनिंग ने किया, किसने किया, केनिंग ने किया, किसने किया, केनिंग ने किया। ठीक है, याद रखिए, इसी क्रम में याद रखें, तथ्य है 1860, क्या है तथ्य में 1860 में 1860, क्या तथ्य, तथ्य यह है कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था जेम्स बिल्सन, इनका क्या नाम था, और जेम्स बिल्सन के समय में ही 1860 में सबसे पहले भारत में बजट की शुरुआत हुई थी, और जेम्स बिल्सन के ही प्रस्ताव पर भारत में इनकम टैक्स भी लाया गया। और याद रखिए कि भारत में बजट पर भारतीयों के द्वारा बहस 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में ही हुआ, और मतदान की शुरुआत 1909 पार्लियामेंट सुधार में रखे गए। लेकिन ये बेसिक फैक्ट है जिसको याद रखना चाहिए, 1860 स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट मिस्टर जेम्स बिल्सन, बजट, इनकम टैक्स का नोट, नोट जब भी लिखो लाल कलम से लिखो, नोट जब भी लिखिए लाल कलम, है कि नहीं, क्या लिखेंगे लाल कलम से, नोट 1860 1860 में
1860 में स्कॉटिश स्कॉटिश अर्थशास्त्री, स्कॉटलैंड का था अर्थशास्त्री, स्कॉटिश अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा बजट की शुरुआत की गई और इनकम टैक्स लाया और इनकम टैक्स लाया गया और इनकम टैक्स लाया गया और इनकम टैक्स लाया गया। ठीक है, और क्या लाया गया? इनकम टैक्स लाया। ठीक है, और क्या लाया गया? इनकम टैक्स लाया गया। ध्यान रखिएगा। कमलेश जी, मेरे रूम में जैकेट होगा, जैकेट ले आइए। कोट से काम नहीं चला, दिन भर काम चला, लेकिन अब लगता है थोड़ा थोड़ा। क्या लाए हैं? और रख दीजिए, देंगे 5 मिनट का ब्रेक तो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, और इनकम टैक्स लाए और इनकम टैक्स लाया गया। अंडरलाइन कर लो इसको। देखो, दूसरा एक्ट आया था संविधान के विकास की कड़ी में। दूसरा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, लेकिन वहां अभी नहीं करेंगे। अभी पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाएंगे 1860, वो भी 1861 में ही था, और जिसमें 3 न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन कौन न्यायालय था? तीनों हाई कोर्ट, एक कलकत्ता, मद्रास और बम्बे। यही क्रम भी था, जुलाई अगस्त सितंबर करके था। तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट से पहले एक हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया, और 1862 में ये तीनों एक्ट, ये तीनों हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। याद रखिएगा, लिखिए नोट, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 क्या है? इंडियन काउंसिल, या नहीं, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, 1861 के तहत, के तहत, के तहत कलकत्ता, 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 मद्रास और बम्बे में, 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 और बम्बे में क्या पड़ा? और बम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना, हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। जो लिखना है लिख सकते। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1862, 1862। लाइन कीजिए उसको। ठीक है, निम्नलिखित में से 1861 हाईकोर्ट एक्ट के तहत कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई? दिल्ली देगा, कलकत्ता देगा, मद्रास देगा, मुंबई देगा, दिल्ली देगा। ऐसा नहीं मार दीजिएगा मद्रास। ठीक है कि नहीं? दिमाग नहीं काम करेगा तब मार दीजिएगा मद्रास। कोई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं चला रहे हैं। चारों महानगर को जोड़ना आवश्यक है। रेल में उसी तरह की योजना चलती है, स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह ही सड़क में। क्या नाम है उसका? डायमंड, हीरा चतुर्भुज योजना। डायमंड चतुर्भुज योजना का संबंध है रेलवे को चारों महानगर से जोड़ने की योजना। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कलकत्ता, चेन्नई और कलकत्ता। याद रखिए कि चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। ठीक है, भारत में 13 बंदरगाह है। परसों तरसों के न्यूज में ही देखे होंगे कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है 52।
ठीक है कि नहीं। महाराष्ट्र, मथावन बड़े बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पहले कहते लिखवाते थे कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक बड़े बंदरगाह हैं और सबसे अधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। लेकिन अब तमिलनाडु के साथ साथ, बंद करके रहो, तमिलनाडु के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अब बड़े बंदरगाह तीन तीन। केरल जो तुम ही हुल्ले रे उधर से कर रहा है, केरल केरल केरल, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हम बंदरगाह की बात कर रहे हैं। तो बंदरगाह और हवाई अड्डा में कुछ अंतर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बंदर, ठीक है कि नहीं। बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। हम बताना चाह रहे हैं कुछ और ये सुना रहा है कुछ और। ठीक है कि नहीं। मुंह बंद करके रखिए और उसको आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने इस बात की जानकारी दी कि 1862 में क्या हुआ। 1862 में तो आप प्रतिबिंबित कर लो। ठीक है। आंख में, मानव के आंख में किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है कि नहीं। कौन सा आंख का कौन सा भाग ध्यान देते हो? कॉर्निया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मनुष्य का आंख न्यूनतम कितना और अधिकतम? अनंत, अनंत तक हम देख सकते हैं। लेकिन न्यूनतम कितना सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है? तुम हमसे सट जाओगे तो हम तुमको नहीं देख पाएंगे क्योंकि एकाकार हो जाए। ठीक है कि नहीं। लेकिन देखने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है। तुम देखो, कागज का अखबार यहाँ पे लेके देख लो तो दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई दे। कितना भी सुंदर, तुम सुंदर आंखें से लेना देना नहीं है, कितना भी पावरफुल आंखें हो, और आंख में लेंस होता है। ठीक है कि नहीं। लेंस में दृष्टि दोष के आधार पे लेंस, और लेंस का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और लेंस और फोकल पावर और फोकल लेंथ में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पी बराबर होता है 1/f के। लेकिन हम फिजिक्स की क्लास में तो है नहीं। हम किस क्लास में? हम संविधान की क्लास में। हम तो सिर्फ ये कहे थे कि प्रतिबिंब बना लो। उस प्रतिबिंब से कितने सारे प्रश्न निकल। मूल बिंदु पे आ जाओ। ठीक है कि नहीं। और मूल बिंदु यह है कि हम 1861 हाईकोर्ट एक्ट में थे। और हाईकोर्ट एक्ट में मैं बता रहा था कि 3 महानगर, इसको हम लोग प्रेसिडेंसी नगर कहते थे। और आपको बताए थे हम कि बंगाल के अधीन ही मद्रास और बम्बे के गवर्नर को रखा गया था। अब हम वहां से बाहर निकले। अब लिखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। कितना? 1861। देखो, ये जो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट है, पहले तो यह याद रखो कि पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1861 में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं आपकी जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, इसकी शुरुआत हुई। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? तो मैं कौन हूँ? मैं भारत का गृह मंत्री हूँ और भारत का पहला कोऑपरेटिव मिनिस्टर हूँ। मेरा नाम है अमित शाह। मेरा क्या नाम है? मैं कौन हूँ? मैं भारत का रक्षा मंत्री हूँ। नाम है राजनाथ सिंह। ठीक है कि नहीं। नौकर पालते हो, मालिक बनना सीखो। डायलॉग सब याद है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं। कुल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पर्यावरण मंत्री हैं। आज हमने पर्यावरण मंत्री की शपथ ली है। किससे लिया है? राष्ट्रपति से लिया है। मैं कौन हूँ? मैं भूपेन हजारिका हूँ। भूपेन हजारिका हूँ कि भूपेंद्र यादव हूँ। भूपेंद्र हजारिका तो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता है। याद रखिएगा। अभी क्लासिकल संगीत के क्रम में ही एक वादन होता है, तबला वादन। जाकिर हुसैन साहब चले गए। तो जो जिस क्षेत्र, अभी हरियाणा का 5 बार चीफ मिनिस्टर मिस्टर चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला भी वैधमा संखारा अपमादेन संपादित, भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द थे, वहां तक पहुंच गए। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो जो चले भी जाएं तो वो भी याद रखो किस फील्ड से जुड़े हुए थे। ठीक है कि नहीं। और समाचार पत्र में आ जाए तब तो निश्चित रूप से याद करके रखिए। रोज कहते भी है कि समाचार पत्र पढ़ने के 2 एंगल बनाइए।
एक एंगल बनाइए पीटी के दृष्टि से, तथ्यों के संकलन, जैसे अभी बताया कि रामायण महाभारत का अनुवाद हाल ही में किसने किया और गांधी को वो पुस्तक भेंट किया। और दूसरा होता है उसका अप्रोच का एंगल, मेंस के एंगल से, कि कुवैत के साथ हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसका वो मेंस एंगल भी है, कुवैत के साथ हमारे बदलते रिश्ते, ठीक है। लेकिन अक्सर जब बदलते रिश्ते की बात होती है तो बड़े देशों के साथ पूछा या अपने पड़ोसी देशों के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, अभी पूछेगा इस बार बांग्लादेश के साथ, ठीक है कि नहीं, कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है उसके जो आयाम है, उसकी जो प्रवृत्ति आवृत्ति है, उस आलोक में पूछे जा सकते, मूल बिंदु पे आ जाए। फिलहाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम यही था जो मैं अभी बता रहा था कि मैं भारत का रक्षा मंत्री, मैं भारत का वन पर्यावरण मंत्री। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पहला पहला लिखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया। याद रखिए कि केनिंग ने तीन भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो तीन भारतीय कौन थे, बहुत बढ़िया, बनास के राजा, दूसरा पटियाला का महाराज, तीसरा, बहुत बढ़िया, इसको पीठ ठटपा, वेरी गुड, पढ़ता है, पढ़ के आया है, इसी तरह से पढ़ के आओगे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं। और पागल तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी, क्योंकि तुम्हारे प्रति उसकी अपेक्षा क्या होती है, बढ़ जाती। वेरी गुड, मैं प्रसन्न हुआ। मांगो बर बर मांगो। अब ये नहीं कहना कि सर मैं मांग लूंगा समय आने, ये सब डायलॉग मत देना, ठीक है कि नहीं। जो मांगना है तक्षण मांग लो, ये गंभीर मत हो जाओ, ठीक है कि सर उसको बर्फ दे रहे हैं, ठीक है, कोई लड़की है कि बर देंगे, बर जिसको मिलना है मिल ही जाता है। लिखो आगे, कहाँ थे हम लोग, पहला क्या है जी, हाँ हाँ, और दूसरा, तो तीन भारतीय प्रतिनिधि को विधान परिषद में नामांकित किया गया, बनारस का राजा, पटियाला का राजा, सर दिन का राउत। लिखिए इसी कड़ी में तीन भारतीयों को केनिंग ने नामांकित किया, केनिंग ने नामांकित किया, केनिंग ने नामांकित किया, जैसे बनारस के राजा, पाटियाला के राजा सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि विधायी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। लिखेंगे विधायी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक है, विधायी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ, विधायी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। और याद रखिएगा, लिख पाएंगे नहीं, कि कुछ
प्रांतों में हमने विधान परिषद स्थानीय स्तर पे गठित किया, जैसे बंगाल में, जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत में, जैसे पंजाब में, ठीक है कि नहीं। तो इन सब जगहों पे हाँ जी, ये विकेंद्रीकरण हो गया। तो ये याद रखिएगा, नए प्रांत में विधान परिषद का गठन हुआ, कहाँ कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम प्रांत में, बंगाल में, पंजाब में, इन 3 क्षेत्र में विधान परिषद का गठन हुआ, ठीक है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, लिखिए बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में हो, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में विधान परिषद का गठन, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? पोर्टफोलियो और विधायी परिषद का विकेंद्रीकरण। ये याद रखिएगा 2 पॉइंट। और एक बात और भी याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट के दृष्टि से। और मैंने बताया कि हम कुछ मेंस के अप्रोच को भी दे रहे हैं। भविष्य में 100 शब्द वाले क्वेश्चंस में भी डाल सकता है, लेकिन 1861 नहीं डालेगा। वो जब भी डालेगा तो 1858 डालेगा, और जब भी डालेगा 1919 डालेगा, 1935 तो पिछले बार पूछ। तो मतलब यही 3 सबसे महत्वपूर्ण है। और इस 3 को आपको अच्छे से 100 शब्द के लिए जब भी कोई चीज लिखी है मुख्य परीक्षा में, तो किस पृष्ठभूमि में हमने इस एक्ट को लाया, इस एक्ट के क्या उद्देश्य थे, और इस एक्ट के मुख्य प्रोविजंस क्या हैं, और इस एक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसी 3-4 एंगल से आपको और सारी बात उसमें लिखी हुई, किस पृष्ठभूमि में हमने लाया, क्या उसके उद्देश्य थे, प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार करना था, हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म किया। पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या किया? विधान परिषद का विकेंद्रीकरण किया, पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने किया। ये क्या किया? ये मैंने पॉलिटिकल रिफॉर्म किया। तो जहाँ जो चीज़ की जरूरत है सब लिखा हुआ है, उन चीज़ों को आपको समझना है। इम्पैक्ट क्या पड़ा? स्वाभाविक तौर पे कि भारतीयों का प्रवेश हुआ,
तो भारतीयों का शासन तंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हुई, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि शासन तंत्र में अब छोटे से स्तर पे भले ही राजा महाराजा को क्या था, तो भारतीय धीरे धीरे फिर ना हम जन जुड़ेंगे, एक बार में कहीं पर भी रिफॉर्म नहीं होता, याद रखिएगा, धीरे धीरे ही रिफॉर्म होता है। और इसी कड़ी में 1861 के एक्ट को हम लोग देख सकते हैं, लिखना नहीं है, उसको दिमाग में सेट कीजिए कि किस पृष्ठभूमि में ये एक्ट आया, क्या उद्देश्य था, क्या मेन प्रोविजन है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो बातें दिमाग में रखिए, जाइए कलम खोलिए और लिख दीजिए, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आइए, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक मुखी, एक दृष्टि रखिए कि हमको कमीशन के माध्यम से अधिकारी बनना, ठीक है कि नहीं। उस पर आप यदि विचार हमेशा करते हैं कि नहीं कि यो हाई कोर्ट वाला किरानी वाला फॉर्म अलई है, चलो ना भेज दीजिए महापूर्वक, हम पढ़ा रहे हैं इतना ऊंचे स्तर पे, ठीक है कि नहीं। कहता है कि हाई कोर्ट का फॉर्म श्रीमान श्रीमान कब से आएगा, कब तक आएगा, तो उसके लिए तो सुबह का बैच है हाई कोर्ट का कर किरानी चर चपरासी, मतलब चर चपरासी का नहीं मैंने उसके बाद का जितना है इंस्पेक्टर से लेकर जो भी है वो सबके लिए तो है ही। फिर इस बैच की क्या जरूरत है, इस बैच की जरूरत है कि आपको उसको अपने आप को ढालना होगा, बनना होगा। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं। और उस क्रम में 1861 के बाद 1872 में एक्ट नहीं आया। 1872 का जो एक्ट था वो बहुत छोटा था, जो था नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा पे, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, उनके प्रेरणा पे नेटिव मैरिज एक्ट आया। उस मैरिज एक्ट के 3 प्रोविजन, एक प्रोविजन था कि शादी की आयु बढ़ा दी गई, ठीक है कि नहीं, 14 और 12, 14 लड़कों का और 12 लड़कियों। और दूसरा, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दिया गया। और तीसरा, बहुपत्नी प्रथा को अंत कर दिया, ठीक है कि नहीं। ये 3 बातें उसमें की गई केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। 2 एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नेट 3 एक्ट बाल विवाह से जुड़ा, एक नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लिखा रहे, दूसरा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जिसका तिलक ने विरोध किया था। तिलक बाल विवाह के विरोधी नहीं थे, उनका विरोध यह था कि हमारे सामाजिक मामलों में कोई ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार, विदेशी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, का एटीट्यूड ये था। और तीसरा था शारदा अधिनियम 1929। ये तीनों का संबंध किससे, चलिए ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ पे थे, देखो वही कंटिन्यूटी टूट जाता है। हाँ हाँ हाँ, बाल विवाह में थे, ठीक है कि नहीं। तो बाल विवाह में 1872, 1891 और 1929 का शारदा, ठीक है कि नहीं। बाल विवाह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। आज भी बिहार में सबसे अधिक, एक रिपोर्ट आई थी कि बिहार में सबसे अधिक बाल विवाह हुआ, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। 21 साल से नीचे जिसका भी हुआ बाल विवाह, ठीक है कि नहीं, उसमें जो विशेषकर जो लड़कियां हैं उनकी कई तरह की इच्छा आकांक्षाएं सपने सब कुछ क्या होते हैं, ताड़ तोड़ हो जाते, विखंडित हो जाते, तार तार जिसको कहते हैं। लड़का का, लड़का तो मजे ही मजे में रहता, ठीक है कि नहीं। मूल में उसको तो लगता है कि एक तो खिलौना मिल गया है। मूल में आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ध्यान रखिएगा कि पहले हम नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को देखें,
केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया और अपनी बेटी का विवाह ही बाल विवाह कर दिया। ठीक है, जा ये उनके सिद्धांत और व्यवहार में क्या था, अंतर था। ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। हालांकि आज के समय में जो पढ़ी लिखी लड़के लड़कियां हैं तो विवाह की आयु भी बढ़ गई है। अब तो भारत सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि लड़कियों के लिए 25 साल कम से कम और लड़कों के लिए 30 साल हो जाए। ठीक है कि नहीं। तुम्हारा ब्याह होगा अभी। एक तो बैटरी तो खुलता नहीं है, ब्याह करने के लिए कहता है ठीक रहेगा बुढ़बक। देखते हो, एक तो बैटरी तो टूटता नहीं है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाओ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 बातें याद रखी, 3 एक्ट। लेकिन पहला एक्ट लिखिए, नोट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। नोट में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव 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 मैरिज एक्ट 1872, 1872, 1872। ठीक है, चलिए वहां पे लिखेंगे, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यह एक्ट लाया गया। यह एक्ट लाया गया। कौन एक्ट? नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कब? 1872 में। किसके प्रेरणा से? सेन की प्रेरणा से, की प्रेरणा से। ठीक है, अब इसमें 3 प्रोविजंस क्या थे और 3 प्रोविजंस क्या थे? पहला प्रोविजन था बाल विवाह के लिए 14 साल 12 साल, मेल फीमेल के लिए विवाह की आयु निर्धारित। पहला तो यही था। उस समय 14 साल बड़ी बात थी। और लड़कियों के लिए 12 साल था। ये एक रिफॉर्म था उस समय। इसके बाद दूसरा, बहुपत्नी प्रथा प्रतिबंधित। और तीसरा, इंटरकास्ट मैरिज एबोलिश। एबोलिश मतलब समाप्त, बंद, प्रतिबंध। लिख देंगे 3। पहला, बाल विवाह की आयु बढ़ा दी गई। बाल विवाह की आयु बढ़ा दी गई। बाल विवाह की आयु बढ़ा दी गई। क्या है? 14 12 कर दिया गया, हो ना, 14 12। तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है कि 14 किसका 12 किसका? हाँ, नहीं ना, इस पर होगा भी नहीं तो। और दूसरा, और दूसरा, ठीक है, डायलॉग भी है, पता है कि जब जिंदगी से मन भर जाए तो शादी कर। लेकिन नहीं, आशा है समझ गए। समझा करो कम, सीखा करो ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध। बहुपत्नी प्रथा पे प्रतिबंध। बहुपत्नी प्रथा पे प्रतिबंध। और तीसरा, अंतरजातीय प्रथा, नहीं, अंतरजातीय प्रथा को मान्यता। अंतरजातीय विवाह को मान्यता। प्रथा क्या होता है? अंतरजातीय विवाह को मान्यता। क्या लिखता है? गुड। अंतरजातीय विवाह को मान्यता। ये 3 बातें हैं। ठीक है, विशेष इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। विशेष कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इतिहास में पढ़ेंगे। शारदा अधिनियम इतिहास में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब आइए 1872 के बाद याद रखिएगा कि जो एक्ट आया वो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था, वो था 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। क्योंकि एक लंबे काल के बाद 1861 के 31 ईयर्स
के बाद, 31 सालों के बाद यह एक्ट लाया गया। और इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, 72 प्रतिनिधि, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, संस्थापक एओ ह्यूम्स। हर्मिट ऑफ शिमला उनको कहा गया, और ओरिंथोलॉजिस्ट भी थे। 20 साल तक कांग्रेस के महासचिव के पद पे रहे, ठीक है कि नहीं। और इटावा के जिला कलेक्टर भी थे, रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। कांग्रेस की स्थापना में उनकी महती योगदान है। ध्यान में रखने की बात यह है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कंसेंसस लेवल आम लोगों में वैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस शक्तिशाली होने लगी। और तभी ना, जो कांग्रेस को 1882 में कलकत्ता अधिवेशन में जफरीन साहब ने रात्रि भोज दिया था, और 1888 में उसकी आलोचना शुरू हो गई ब्रिटिशों के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो मतलब कि कांग्रेस की ताकत धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब कांग्रेस भागीदारी की बात करने लगी। कांग्रेस ऐसे भी हमेशा से मिडिल क्लास का ही प्रतिनिधित्व करता रहा है। कभी भी उसने डिप्राइव सेक्शन के लिए कभी रेडिकलिस्ट पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इस सब टाइप की पॉलिसी नहीं। ये सब पॉलिसी भारत में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने ही दिया। सहजानंद ने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया, PC जोशी ने दिया, वो सब समाजवादी थे। साम्यवादियों में हमारे कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, ये सब जो कम्युनिस्ट नेता रहे और जो किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ने में कार्यानंद शर्मा काफी महत्वपूर्ण है। इनके मुंगेर के बढ़ैया ताल के थे। राहुल सांकृत्यानंद, मेरी ओर देखो, ठीक है कि नहीं, सब जगह देखना जरूरी नहीं है, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि राहुल सांकृत्यानंद थे, छपरा में वो किसानों का प्रतिनिधित्व किए थे, और संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक लिखा था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे तथ्य आपकी परीक्षा, मिथिला में पंडौल में विद्यानंद थे। बिहार क्या, अखिल भारतीय स्तर पे ही बिहार किसान आंदोलन के तो जन्मदाता ही थे सहजानंद सरस्वती। और कहते भी हैं कि BPSC का क्वेश्चन बिना सहजानंद के तैयार नहीं हो सकता है। उनका कोई ना कोई पत्रिका, उनकी कोई ना कोई निबंध लेखन, उनकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनके विषय में कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में भी सहजानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका। उसके पहले अध्यक्ष भी सहजानंद सरस्वती ही थे। बिहार किसान सभा की नींव भी सोनपुर मेला में औपचारिक रूप से सहजानंद सरस्वती ने ही रखा। तो सहजानंद सरस्वती ही देश के पहले ऐसे साम्यवादी नेता, किसान आंदोलनकारी थे जिन्होंने संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की बात की, कि जो हमारे पास संसाधन है, भूमि है, जल है, वन है, उसका राष्ट्रीयकरण हो, मतलब सरकार उसका सीधा हस्तक्षेप करे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे विचार देने वाले पहले सहजानंद सरस्वती ही थे। कांग्रेस में किसी भी नेता में इस तरह के दृष्टिकोण नहीं थे। थोड़ा बहुत समाजवादी दृष्टिकोण कांग्रेस के जिस नेता में था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए आप लोग की जानकारी में है भी कि समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भी समाजवाद से नहीं जुड़े, समाजवादी आंदोलन से नहीं जुड़े। और लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति जो बनी, उन्हीं की अध्यक्षता में 1988 में बनी, और सुभाष चंद्र बोस उसके मार्गदर्शक थे। याद होगा योजना की इतिहास, जब आप कभी पढ़े होंगे तो ये सब बातें मैं जरूर बताता हूँ। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम 1892 में थे। 1892 का सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस क्या थे? बजट पे बहस करने का, क्योंकि अब भारतीय जागृत हो रहे थे। अब वो उनका बजट और बहस नहीं करेंगे कि मेरे लिए क्या किया गया, ये संभव नहीं था। तो देखिए 1892 क्या था। 1892 में पहले बजट पे भारतीयों को बहस करने का अधिकार, बजट पे भारतीयों को बहस करने का अधिकार एवं प्रश्न पूछने के अधिकार दिए। प्रश्न पूछने के अधिकार दिए, ठीक है, दिए गए। पॉइंट नंबर 2, इस एक्ट में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में, इस एक्ट में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या
गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, तो ना गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है। जो सीमित और परोक्ष, जो सीमित और परोक्ष था, सीमित और परोक्ष था, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं था, परोक्ष था। तो यही था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट कब का? 1892 का। किस पृष्ठभूमि में आया वो भी पढ़ा कि अब इंडिया में पीपुल कंसंसनेस थ्रू कांग्रेस मंच, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रत्येक वर्ष होने लगे, उसके कारण थोड़ी थोड़ी जागृति बढ़ने लगी, कांग्रेस मध्यम वर्गीय मांग उठाने लगा, और उसी कड़ी में उसको संतुष्ट करने के लिए क्या किया गया? बहस पर कहा गया ठीक है आप बहस कीजिए, प्रश्न पूछिए, कार्यपालिका से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, मतलब उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है कि नहीं? तो ये इस तरह से इन बिंदुओं को याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें एक ही है बजट पे बहस करने का। आज भी कोई प्रश्न पूछा था मैंने और मुझे पसंद नहीं है ये 4 बजे जब मैं डेट टाइम लिख दूं तो 4:30 का मतलब 4:30 बजे पहुंच जाइए। इस कक्षा में डेमोक्रेसी कम और ऑटोक्रेसी होता है। आगे की ना 4:30 का मतलब 4:29 है। साथ इक्के दुक्के अपवाद को छोड़ करके आप पहुंच जाइए। टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, उसको आराम से बनाइए। जो ऑफिसर्स भी होता है ऐसा नहीं कि बच गया, लेकिन नहीं तो उससे आप सीख पाइएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस कक्षा में एवरेज थोड़ा बहुत बेस भी रहता है सबके पास, तभी वो इस सेवा की तैयारी भी करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार से स्थिरता से लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सामयिक जब कुछ चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपकी साप्ताहिक 150 क्वेश्चन की परीक्षा भी होती रहेगी। ठीक है कि नहीं? वो परीक्षा घोषित रहेगी और सबकी जो ऑफलाइन में आते हैं, ऑनलाइन का तो मैं मालिक है, 6 किलोमीटर पे है और मांगते रहते हैं। ऑफलाइन सबसे बेस्ट होता है। आइएगा तो कंट्रोल भी रहेगा, पूछताछ भी करते रहेंगे। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चले। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1892 के बाद आता है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। मिंटो वायसराय। वेरी गुड। मार्ले भारत सचिव, मिंटो वायसराय, जिन्हें फादर ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। मिंटो को लिख देंगे, मिंटो को, जिन्हें जिन्हें फादर ऑफ, जिन्हें फादर ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव का, तो ना मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। इन्हें मिंटो को। यूपीएससी है ना, छोटा से छोटा तथ्य भी पूछता है, तो आप मध्यम स्तर का भी पूछता है और बड़े स्तर का भी है, बेसिक भी पूछता है। ऐसा नहीं कि एक ही साल, हर साल पूछता है। कम बेसिक भी पूछेगा आपसे। ठीक है कि नहीं? मॉडरेट भी पूछेगा, 10-20 क्वेश्चन उसके एडवांस भी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी स्तर पे तैयारी करके रखिए। ठीक है। नेक्स्ट, 1909 के एक्ट का प्रोविजन क्या था? तो 1909 के एक्ट का प्रोविजन था कि भारत की जो बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक अलगाववादी दल का गठन हुआ था, मुस्लिम लीग। क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक नेता विवेकानंद जो है सो भारतीयों का जागरण कर रहे थे। इधर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के स्वामी
दयानंद सरस्वती, वो भी भारतीयों का नारा दे रहे थे। तो एक जागरण जो है राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिल रहा था, और इसको कमजोर करने के लिए मुसलमानों को अलग स्थिति, बंगाल का विभाजन किया गया, प्रशासनिक सुविधा के नाम पे बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिससे कि एलिफिस्टन की जो पॉलिसी थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, उसको उसमें घी दिया जा सके, जिससे अधिक से अधिक प्रज्वलन हो सके। बंगाल के विभाजन की कड़ी में ही आपके मुसलमानों की जो आकांक्षाएं थे उसको बढ़ाया गया। अरे साहब, आप तो कई सैकड़ों वर्ष शासन किया, लाहौल बिला कुवत, और आपके साथ जो स्थितियां हैं वो तो बहुत खराब है। आप लोग की स्थिति हिंदुओं से निम्न दर्जे की है, हिंदुओं के द्वारा भी शोषण किया है। जहर भरना हो तो कई जहर भर सकते हैं, है कि नहीं। ये नहीं देखा कि मुगलों का इतना दिन शासन रहा, दिल्ली सल्तनत का इतना दिन शासन रहा, फिर भी मुसलमान पिछड़े रहा, क्योंकि उस समय के शासक वर्ग का जो एटीट्यूड था वो वेलफेयर अकबर को छोड़कर किसी के पास था ही नहीं, ठीक है कि नहीं। सब शासन के सुख भोगने के लिए थे। मूल बिंदु पे आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से एक नया संगठन बना जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और कितना चतुर था मिंटो। मिंटो को मैंने जनक क्यों कहा, मिंटो ने बुलाया मुस्लिम लीग के आगा खां और सलीमुल्लाह साहब को, परमानेंट अध्यक्ष तो आगा खां ही थे, और कहा कि आप लोग लाहौल विला कुवत, आप लोग जब तक मांग नहीं करोगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तुम लोग मांग करो, अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करो। लिख के दिया एक साधारण की सेवा में, वायसराय महोदय, हम लोग बहुत पीड़ित, दलित, शोषित, जितना भी शब्द हो सकता है लास्ट में त वाला शब्द, हम लोग को अलग निर्वाचन, हम लोग की समस्या का स्थायी समाधान पृथक निर्वाचन क्षेत्र में ही पड़ता है, अतः यथाशीघ्र इस दिशा में प्रयास करने का मैं आपका सदा आभारी होगा। नाम सुना दिया, और देने के बाद तुरंत 1909 में एक्ट लिया। उस एक्ट का नाम था मार्ले मिंटो सुधार। उस एक्ट में पहला प्रोविजन से ही हुआ कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, आरक्षण नहीं दिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। क्या मतलब हुआ इसका, मान लिया हमने कहा कि हम लक्ष्य में महिलाओं को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि हम महिला को ही चुनाव में खड़ा करेंगे, अब महिला ही मतदान की अधिकारी होगी। लेकिन आरक्षण यदि दे देंगे, हम कहेंगे महिला को हम आरक्षण दिए हैं, तो महिला को चुनाव में महिला खड़ा होगी, लेकिन महिला सिर्फ मतदान नहीं करेगी, तुम पुरुष वर्ग भी मतदान करेगा। उसी तरह से मुसलमान को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब यह कि मुसलमान ही खड़ा होगा, मुसलमान ही मत करेगा, और शेष जितनी जाति धर्म है वो सब बैठ करके वो सब छाल बजाए, क्या बजाएगा। और इससे सेपरेटिस्ट जो व्यू है उसका विकास हुआ। तो कहते भी हैं कि पाकिस्तान का बीज तो उसी दिन पड़ गया जिस दिन मार्ले मिंटो सुधार आया, और सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकृति उस दिन दे दी गई जब कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट कर लिया, ठीक है कि नहीं। तो ये दो बहुत अहम बिंदु है जिसको याद रखना सीखेंगे। पहला, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है। किसको, मुसलमानों को। तो अंतर समझे, इस सेपरेट इलेक्ट्रोड और रिजर्वेशन में क्या अंतर है, समझे कि नहीं समझे। सेपरेट इलेक्ट्रोड में होता है कि जिसको दिया गया वही खड़ा होगा, वही मतदान करे। आरक्षण में क्या होता है, खड़ा होगा उसी जाति का, वही व्यक्ति, वही धर्म, लेकिन मतदान हाथ में है कि नहीं है। हम तो अब लोकसभा में भी, विधानसभा में भी महिलाओं को अब आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। पहले तो हम सेवा में देना शुरू किया, राजनीतिक संस्था में 13 स्तर की सरकार में हमने दिया, पंचायती राज में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया पहले 1/3, ठीक है कि नहीं। बिहार पहला राज्य है जिसने आधा 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, ठीक है कि नहीं। और इसी क्रम में फिर हमने लोकसभा में भी देने का संकल्प लिया, अधिनियम पारित किया, नारी बंधन अधिनियम, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, उस पर भी परिचर्चा होती रहेगी। फिलहाल तो यह है, काफी थक गए, मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ, थका, जानते ही हो कि रात जैसे जैसे गए वैसे वैसे मैं बौद्धिक रूप से गर्म होता है। यदि तुम
सामने बैठे रहो तो मैं लगभग रात भर पढ़ाता। तुम बैठने का वादा तो करो। अनुपम जी कहेंगे श्री अब बकस दीजिए, अब हमारा भी बाल बच्चा सब है, देखने जाना है, ठीक है कि नहीं। उधर से स्वाति जी भी कहेंगी श्रीमान गुरु जी बकस दीजिए, एकमात्र बेचारा पति मेरा इंतजार कर रहा हो, उसको खाना कौन देगा, क्या आपने कभी सोचा। मतलब उनकी चिंता है, लेकिन गुरु जी की चिंता नहीं है कि गुरु जी को जो चाय भी मिला वो ठंडा था, ठीक है कि नहीं। तुम लोग लेके आते ना मेरे लिए, ईमान ये मैंने चाय लाई, ठीक है। आगे चल, बुरा नहीं मानी, मेरी बातों का बुरा नहीं मानी। कहाँ थे हम लोग। हाँ, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, लाहौल मिला, इसको बहुत हंसी आती है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, विधान परिषद में, विधान परिषद में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, केंद्र और प्रांत के सीटों की संख्या बढ़ा दी गई केंद्र और प्रांत के स्तर। बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की, बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, ठीक है। बजट पर, बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। क्या मोबाइल रो रहा है जी, क्या भी रो रहा है चुप करा लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की भागीदारी दी, और वो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य के रूप में चुने गए। सौभाग्यवश सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे, बिहार के। तो ऐसे तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी की परीक्षा देने जाओगे तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के आलोक में, और अंत अभी आगे आप पढ़ाएंगे भी आपको। तो देखिएगा कि 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी, और जिसके अध्यक्ष वायसराय साहब, उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल, और उसमें अंतिम सरकार में विभिन्न मंत्री बनाए गए, जिसमें 2 मंत्री कभी नहीं कहते हैं भूलना है। एक राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य और कृषि मंत्री थे, और एक बाबू जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे, ठीक है कि नहीं। और सब मंत्री भी याद रखिए, सरदार पटेल भी याद रखिए जो सूचना प्रसारण मंत्री और गृह मंत्री, सरदार वल्लभ सिंह याद रखिए, ठीक है कि नहीं, जो रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली भी याद रखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है कि नहीं। मतलब डिफरेंट मिनिस्टर के विषय में बताएंगे, लेकिन 2 मिनिस्टर क्यों, क्योंकि दोनों मिनिस्टर का संबंध किससे था, बिहार से था। और बिहार के विषय में तो ऐसे ही बिहार की परीक्षा देंगे, बीपीएससी देंगे, तो बिहार के संदर्भ में तो आपको हमेशा याद रखना ही होगा। इसी क्रम में मैंने बताया कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनाए गए, वो भी विधि सदस्य बनाए गए। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिएगा। पहली बार, पहली बार, तो ना पहली बार, ये मेरा जैकेट नहीं आया जी। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को स्थान दिया गया, भारतीय को स्थान दिया, सेकंड में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य बने, में लिख देंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य बने, विधि सदस्य बनाए गए, विधि सदस्य बनाए, ठीक है। विधि सदस्य, विधि सदस्य, विधि सदस्य बनाए, ठीक है।
कितना एक्ट पढ़े? पहला पहला कौन सा एक्ट पढ़े? 1858। दूसरा 1861। तीसरा 1892। एक्ट थोड़ी आता तो 92, 1909। ये 4 एक्ट को टिप्स पे रखो। अब बचेगा 1919 का, 1935 का। लेकिन ये 1919 से 1935 तक काफी विस्तारित है, क्योंकि 1919 के एक्ट, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, वो भारत सरकार अधिनियम था। और भरवली में बता दूं कि सबसे पहले याद रखेंगे कि प्रांत को द्वैत शासन दिया गया, कर्टियस उसके अंदर था। और यही प्रांत का द्वैत शासन का जो संदर्भ था उसको समाप्त कर दिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, और प्रांत को स्वायत्तता दे दी गई। 1937 में वो प्रावधान लागू किए गए। और 1919 के एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण था, हाई कमिश्नर के पद की नियुक्ति। और कैग जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 याद रखने का प्रयास करिएगा। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण था किसमें? 1919 के एक्ट में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए, जैसे आपको अभी एक लाइन लिखाना है मुझे, कि अरुंडल समिति के अनुशंसा पर ही ये 1909 का एक्ट है। लेकिन 1909 के एक्ट के पहले अरुंडल समिति था, लेकिन मूडीमैन कमेटी जो था वो 1919 के एक्ट आने के बाद का था, उसकी समीक्षा के लिए था। हालांकि 1919 के एक्ट में ये प्रोविजंस भी रखे गए कि 10 साल पे इसकी समीक्षा की जाए। लेकिन ब्रिटेन की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति के आलोक में, ठीक है, वो 2 वर्ष पहले मिस्टर साइमन आ गए। और मिस्टर साइमन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, क्योंकि जिस कमीशन के भारतीयों के भविष्य का फैसला करने वाले थे उसके सारे सदस्य गोरे थे। अब फैसला था हम काले लोगों का। क्यों काला रहूंगा, है कि नहीं? हमको ये बहुत बुरा लगता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं? तो मूल बिंदु क्या है? व्हाइटमैन कमीशन। तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था? व्हाइटमैन कमीशन। और इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया, भारतीय सांविधिक आयोग भी कहा गया, इसे भारतीय सांविधिक आयोग भी कहा गया। 7 सदस्य इसके क्या थे? गोरे थे। फैसला किसका करना था? कालों का करना था, भारतीयों का करना था। वो लोग भारतीयों को काला ही कहता था। तब ना एक रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, व्हाइट बर्डन कॉन्सेप्ट। और व्हाइट बर्डन कॉन्सेप्ट का मतलब कि श्वेत जाति का बोझ। और श्वेत जाति का बोझ क्या था? तुम काले लोग। श्वेत जाति का बोझ क्या था? ये काला लोग। ठीक है, कहता भी था कि तुम काले लोग, हम गोरे लोगों पर बोझ है। इतना नस्लीय दृष्टिकोण था। कलर का डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा था उसको देखो। और इसी क्रम में मैंने बताया कि साइमन कमीशन का जगह जगह विरोध हुआ। साइमन कमीशन गो बैक। लखनऊ में मुस्लिम लीग का एक कार्यकर्ता था जिसका नाम था खलीकुजम्मा, उसने बैलून पे लिखा साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है कि नहीं? भारत में भी उसके विरोध हुए। और इसी कड़ी में लाहौर में लाला लाजपत राय सारे सैंडर्स की लाठी की पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। और मरते समय उन्होंने अंतिम शब्द कहा कि मेरे शरीर पे पड़ा हुआ एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक एक किल साबित हो। और बाद में उसी सैंडर्स की हत्या उन्हीं के शिष्य, क्या नाम था, भगत सिंह ने कर दिया। क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे लाहौर कॉलेज के संस्थापक भी रहे, इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है कि नहीं? एक डायर भी थे जो जालियांवाला कांड के मुख्य कल्प्रिट थे भारतीयों के नजर में। ब्रिटिश नजर में कल्प्रिट नहीं थे, ब्रिटिश नजर में तो उनका महिमा मंडन हो रहा था। और तकरीबन 21 साल के बाद डायरी में पिस्तौल को छिपा के ले जाया गया, उतना कट किया गया डायरी में। और उधम सिंह ने डायर को क्या किया? ढिचू, खत्म। ठीक है, ये 2 नाम काफी चर्चित नाम। और इसी क्रम में एक ढिंगरा भी था, मदन लाल ढिंगरा, जिसने बायली की हत्या की थी। ऐसे ढेरों क्रांतिकारी घटनाओं की जानकारी आपको इतिहास के पृष्ठों में दी जाएगी। फिलहाल तो आपको यह याद करके रखना है कि साइमन कमीशन तमाम विरोध के बावजूद जब 3 फरवरी 1928 को पहुंचा तो बजाबता अपना काम शुरू किया। 1930 में रिपोर्ट दिया। और उस रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले हमारे अंबेडकर साहब थे, जिन्ना साहब थे, लेकिन कांग्रेस एक ही गोलमेज में। और उस गोलमेज का नाम था सेकेंड, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू इत्यादि को लेकर वो पहुंचे आईने से, जहाज से,
जेम्स पैलेस की लंबी चौड़ी सड़कों पे जब वो चल रहे थे तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद गांधी के सम्मान में ताली बजा रहा, और लंगोटी पहने हुए गांधी जब एक एक लाठी को आगे बढ़ा रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भारत स्वतंत्रता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हो। ये सब आप पढ़िए, अरे डायलॉग नहीं दे रहा हूँ यार, समझने का प्रयास करो कि ऊपर में चढ़ा हुआ किसी आप लंबा चौड़ा सीढ़ी को देखिएगा पैलेस का, तो सीढ़ी क्या होता है, लंबा चौड़ा होता है, और सब ऊपर में खड़ा होकर गांधी को, और गांधी का ड्रेस कोड बनाया जा रहा था और गांधी ने उस ड्रेस कोड को नहीं माना क्योंकि ब्रिटेन का महाराजा से भेंट करना है और ये लंगोटी पहन के भेंट करेगा। अंत में कहा कि गांधी ने कहा कि नहीं, जो मेरी वेशभूषा यही है, मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाऊं, और अंत में ब्रिटेन के राजा को झुकना पड़ा और अपने जो मूल पोशाक था उसी में वो, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि उसके बावजूद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें गांधी ने भाग लिया, लेकिन मैकडोनल्ड के कॉमनल व्यू के कारण मैकडोनल्ड अवार्ड अनुसूचित जाति को उन्होंने अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना चाहा। गांधी समझ गए कि इनका एक और अलगाववादी दृष्टिकोण है, सेपरेटिस्ट व्यू था, और वो था एक और तान स्थापित करने का अनुसूचित जातियों के, जैसे मुसलमानों का पाकिस्तान आंदोलन अब जड़ पकड़ रहा था। 1930 में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शब्द भी आ गया था, पाकिस्तान शब्द, ठीक है कि नहीं, और रहमत अली वगैरह, इकबाल वगैरह ने उस कॉन्सेप्ट को भी जन्म दे दिया था, शब्द रहमत अली ने दे दिया था। तो धीरे धीरे गांधी उस चीज़ को समझ गया और गांधी ने कहा कि नहीं, इस दृष्टिकोण को मैं मानने को बाध्य नहीं हूँ, और जैसे वो गए थे उसी तरह से वापस आए और सबने बग्या की फिर से उन्होंने शुरुआत की। उधर कॉमनल अवार्ड जो है, मैकडोनल्ड ने अपना अवार्ड दे दिया, गांधी ने विरोध किया। उस समय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूना के येरवदा जेल में गांधी ने आमरण अनशन किया। गांधी हमेशा आमरण अनशन नहीं करते, आमरण अनशन किया उन्होंने, और अंत में अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते पे गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया। उस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। इसी कड़ी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कंपाइल्ड किया गया और भारत का सबसे विशाल एक्ट लाया, 321 संविधान के अनुच्छेद 10 अनुसूची 14 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें ढेर सारे प्रपोजल्स थे, कंडीशंस थे, और भारत का 2/3 भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा हमने उसी एक्ट से लिया। किस एक्ट से? भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के। और इसके बाद फिर कई प्रपोजल्स हैं। अगस्त प्रस्ताव उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिस प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है कि नहीं। फिर आता है बेबल प्रस्ताव 1945, शिमला सम्मेलन 1945। फिर इसी क्रम में आता है सबसे महत्वपूर्ण, निर्णायक, सार्थक, और वो था कैबिनेट मिशन योजना। 24 मार्च 1946 को वो भारत पहुंचते हैं और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट देते हैं, दो महत्वपूर्ण प्रपोजल्स के साथ। एक महत्वपूर्ण प्रपोजल्स था, वो था कि संविधान सभा भारतीयों का बनाया जाएगा, जो बरसों पूर्व जो डिमांड था तिलक का 1895 में, कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बने, ठीक है कि नहीं। और ये डिमांड को लगभग 51 सालों के बाद पूरा किया। और दूसरा था कि पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया, और ठुकरा के मेरा प्यार दुनिया इंतकाम देगी। तो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग ने नारा दिया, लड़के लेंगे, और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना आगे बढ़ती गई। इसी आलोक में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने तत्काल विरोध किया, बाद में जाकर सम्मिलित हुए, और उसी अंतरिम सरकार की कहानी मैं बता रहा हूँ। इसी क्रम में अंतिम गवर्नर जनरल मिस्टर माउंटबेटन आए, और माउंटबेटन ने एक योजना दिया विभाजन के साथ। उस योजना का नाम था जून योजना, और जून योजना को कानूनी रूप देने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। और 1947 ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किए गए, जिसको अंतिम स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को दिए गए। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और भारत 15 अगस्त 1947 को। और जो 14 और 15 अगस्त की रात क्राइस्ट विथ डेस्टिनी, वर्षों पहले मैंने नियति से वादा किया, नेहरू का यह भाषण आज भी
हमारे राजनीतिक वातावरण में गुंजायमान, और उसमें यह संकल्प लिया गया कि सभी लोग मिलजुल कर वर्तमान की जो समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या थी कि विभाजन के बाद उत्पन्न त्रासदी, शब्द है त्रासदी, उस त्रासदीपूर्ण स्थिति को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे समाज में एकता का वातावरण बढ़ाना है, और तब हमें आर्थिक विकास करना, और लोकतंत्र अपने प्रारंभिक शैशव अवस्था में था, उसको मजबूती प्रदान करना। और ये सब के बीच से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग आज 75 वर्षों के बाद संविधान पर संसद में ठीक है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो कहने का आशय यह है, जो शेष बातें हैं 1919 के एक्ट से लेकर कल नहीं, इस सप्ताह आपकी कक्षा बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को 4 दिन होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग की रेगुलर होगी, धीरे धीरे जब बैच बनेगा बीपीएससी का, तो बरसाती लोग भी बहुत होते हैं, ठीक है कि नहीं, और कुछ लोग जो अग्रसोची होते हैं वो पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी कोई रेलवे की तैयारी तो है नहीं, ठीक होगी। इसका एक लंबी प्रक्रिया होती है, और उस लंबी प्रक्रिया में अपने आप को ढालना होता है, ठीक है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ एक दूसरे भाग की समाप्ति, तीसरे भाग जो मैंने आपसे वादा किया था, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है करंट। और करंट में आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो वन रिपोर्ट 18वां, तो लिखेंगे वन रिपोर्ट। आज जी उसको बंद करो जी। कमलेश जी, कमलेश जी।